हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ने की खबर आई है। भाई सीपीआई मतलब मोटे मोटे तौर पर आम जन की भाषा में आप समझिए महंगाई दर जारी करी गई इस महीने की, जो कि उम्मीद से ज्यादा थी। अब इसमें आपको क्या प्रभाव पड़ेगा, एक उपभोक्ता किस तरीके से प्रभावित होगा और क्या आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उन दोनों को ही लेकर चल रहे हैं। तो बात करते हैं आज सीपीआई इन्फ्लेशन की। अभी एक न्यूज थी कि इंडियन रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस टू 4.81% इन जून। जून में भारत की जो मुद्रास्फीति थी, भारत की जो खुदरा मुद्रास्फीति है, वो बढ़कर 4.81% हो चुकी है जून में। उम्मीद थी, सब लोग उम्मीद जगाए हुए थे कि 4.58% इन्फ्लेशन रहेगा, रिटेल इन्फ्लेशन खुदरा मुद्रास्फीति, लेकिन बढ़कर यह 4.81% हो गई। आपको देखने में लग रहा होगा कि सर इतनी ज्यादा तो महंगाई नहीं है, लेकिन आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रभावित करती है। अलग अलग न्यूज़पेपर के अलग अलग ये ऑफरिंग्स आई। भाई सीपीआई इन्फ्लेशन राइजेस हायर देन एस्टैब्लिश्ड टू 4.81% इन जून 2023 and food inflation also surges. Food inflation is also seen. इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है कि इंडियन रिटेल इन्फ्लेशन सर्जेस टू 4.81% इन जून। जून में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़कर 4.81% हो गया, जो कि खुदरा मुद्रास्फीति को दर्शा रहा है। रिटेल इन्फ्लेशन स्नैप्स फॉलिंग स्ट्रीक राइजेस टू 4.81% इन जून। जो खुदरा मुद्रास्फीति है बढ़कर 4.81% हो गई। अब समझते हैं कि सर ये मुद्रास्फीति क्या है, खुदरा मुद्रास्फीति क्या है, इन सारी तमाम बातों को हम समझते हैं। देखिए सर, हमने एक बास्केट लिया, एक ये आपके सामने बास्केट है, इसमें तेल है, केले हैं, सब्जियां हैं, फल है, टमाटर है, सारी चीजें, मीट है, बाकी सारी चीजें इसके अंदर डाल दी गई। होता क्या है कि भाई एक प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होता है। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कैसे होती है सर? प्रोडक्ट निकलता है फैक्ट्री से, फैक्ट्री से जाता है होलसेलर पर, होलसेलर माने जो आपने देखा होगा कि जो बल्क में खरीदते और बेचते हैं, वो 1 किलो चीनी नहीं बेचेंगे, चीनी का एक पूरा का पूरा कट्टा बेचेंगे। वहां से जाता है ये रिटेलर पर, खुदरा विक्रेता पर। रिटेलर कौन है? रिटेलर हमारे गांव मोहल्ले में जो 15 रुपए की चीनी दे देता है, वो रिटेलर होता है। अलग अलग जगह इस उत्पाद की अलग अलग कीमत होती है। रिटेलर फाइनली कंज्यूमर को देता है, कंज्यूमर को वो सामान दे देता है। तो कंज्यूमर के लेवल पे कितना इन्फ्लेशन होगा? इन्फ्लेशन का मतलब ऐसे समझिएगा, आम भाषा में महंगाई कहते हैं। इट इज बेसिकली कंटिन्यूअस चेंज इन प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स। उत्पादों की कीमत में लगातार वृद्धि को हम मुद्रास्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। तो कंज्यूमर लेवल पर जो मुद्रास्फीति मापी जाती है, उपभोक्ता स्तर पर जो महंगाई मापी जाती है, वो मापी जाती है सीपीआई से। एक सूचकांक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या है सीपीआई? तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। सीपीआई मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अर्थात उपभोक्ता के स्तर पर मुद्रास्फीति कितनी रही, उसको मापा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, सीपीआई से। सर अब सबसे बड़ी बात, जिस सीपीआई की आप बात कर रहे हो, यह सीपीआई मापता कौन है? तो भाई हम बात कर रहे हैं सीपीआई कंबाइंड की या सीपीआई नए सीपीआई की, नए सीपीआई की। पहले होलसेल लेवल पर ही मुद्रास्फीति मापी जाती थी, लेकिन होलसेल लेवल पर मुद्रास्फीति मापने के बावजूद भारत में मुद्रास्फीति का सही इलाज नहीं हो पा रहा था। उसका कारण यह था कि मुद्रास्फीति, होलसेल प्राइस पर जो मुद्रास्फीति थी, होलसेल प्राइस इंडेक्स, यहां पर जो मुद्रास्फीति मापी जाती थी उसमें सेवाएं शामिल नहीं थी। जबकि भारत का एक उपभोक्ता वर्ष 2000 के बाद देखा जाने लगा कि वो सर्विसेज पे बहुत सारा खर्च करता है, शिक्षा पे खर्च करता है, आईटी पे खर्च करता है, बैंकिंग पे खर्च करता है, खाद्यान्न पर कम खर्च करता है। इसीलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चूज किया गया। 2001 में रंगाराजन कमेटी बनी थी, उसमें रिकमेंडेशन करी, एक नया सीपीआई बनाया गया जिसे सीपीआई कंबाइंड और न्यू कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल आप लेक्चर देखेंगे तब समझेंगे। अभी के लिए इतना समझिएगा, ग्रामीण एवं शहरी स्तर का दोनों के उपभोक्ताओं का मूल्य स्तर देखा जाता है, उपभोक्ताओं के स्तर पर महंगाई देखी जाती है।
ये किसके द्वारा कैलकुलेट करा जाता है? पूर्व में इसका नाम सीएसओ था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, अभी इसका नाम हो गया है एनएसओ। एनएसओ द्वारा ये कैलकुलेट करा जाता है एक महीने पीछे का, मतलब जून में जो मुद्रास्फीति आई है ये मई के अंदर जो तेजी आई होगी उसको दर्शा रहा है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है, सांख्यिकी एवं नियोजन मंत्रालय के अधीन यह होता है। लिख लीजिएगा, सांख्यिकी एवं नियोजन मंत्रालय के अधीन यह विभाग आता है जिसका नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। हाँ जी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसकी गणना करता है, हर महीने इन्हें जारी करता है एक महीने के लैग पर। अब न्यूज यह है कि ए कॉम्प्रिहेंसिव मेजर यूज फॉर एस्टिमेटेड ऑफ प्राइस चेंजेस इन बास्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी इज कॉल्ड एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसे कहते हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है जो कि उपभोक्ता के स्तर पर उपभोक्ता कितना व्यय कर रहा है, किन चीजों की कीमत ज्यादा दे रहा है, कितना ज्यादा दे रहा है, उसे मापने का काम करता है इस सूचकांक, यह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे मेजर कौन करता है? एनएसओ करता है। और एनएसओ किसके अंतर्गत आता है? सांख्यिकी एवं नियोजन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। न्यूज में क्या था? तो न्यूज यह थी कि इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट इज सीपीआई, इन्फ्लेशन रोजेस टू 4.81%, 4.81% हो गया। तो 4.81% कैसे निकाला होगा? सर पहले 100 रुपए कीमत हुई होगी और उसके बाद 104.81 रुपए कीमत हो गई होगी, तो इसका मतलब हमने मुद्रास्फीति की दर निकाल ली थी 4.81%। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका एक फॉर्मूला अलग होता है, उसमें नहीं जाएंगे। आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि भाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है, आधार वर्ष, ये जरूर याद रखिएगा, आधार वर्ष जो है वर्ष 2012 है। मतलब आज जो 2023 में जो जून के आंकड़े आए, मैंने कहा था एक महीने पहले के पीछे के आते हैं, तो मई 2023 में जो कीमत रही है वो 2012 में मई 2012 में वस्तुओं की कीमत जो रही होगी उससे कंपेयर करा है मई 2023 का आंकड़े जारी करें जून में, उसमें देखने को यह मिला कि मुद्रास्फीति 4.81% हो गई, हायर देन एक्सपेक्टेड कितना था? 4.58% था, बट स्टिल बिलो द आरबीआई अपर टॉलरेंस लिमिट ऑफ 6%। सर ये क्या है? देखिए बच्चा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बाजार के अंदर अगर महंगाई हो रही है तो उसे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की। आरबीआई इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और टारगेट करता है 4% इन्फ्लेशन। 4% मुद्रास्फीति को आरबीआई टारगेट करता है कि 4% मुद्रास्फीति होनी चाहिए, लेकिन इसमें अपर और डाउन टॉलरेंस लिमिट है +2%, -2%। मतलब अधिकतम 6% जा सकती है, न्यूनतम 2% मुद्रास्फीति रह सकती है, इसके बीच में आरबीआई टारगेट करेगा। अगर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये करने में असफल रही तो वो स्पष्टीकरण अलग देगी, वो दूसरी बात है, बट इतना याद रखिएगा कि आरबीआई मुद्रास्फीति चाहता है 4%, मतलब महंगाई होनी चाहिए, लेकिन कितनी होनी चाहिए? 4% होनी चाहिए। उससे ज्यादा की लिमिट कितनी दे दी? क्योंकि भाई बहुत चीजें बहुत जल्दी जल्दी बदलती हैं, तो अधिकतम सीमा 6% है, न्यूनतम सीमा 2% है, टारगेट 4% को कर रही है आरबीआई। तो आरबीआई की वो अपर जो लिमिट है, अपर टॉलरेंस लिमिट जो है 6%, 4% का +2%, मतलब मैक्सिमम 6%, मिनिमम 2%, इसके बीच में आरबीआई टारगेट करता है कि 4% के करीबन इन्फ्लेशन रह जाए। और दिस स्पाइक वाज ड्रिवन बाय लेस सपोर्टिव बेस एंड सर्ज इन वेजिटेबल प्राइसेस। ये इन्फ्लेशन इतना क्यों देखा गया? एक तो सब्जियों की कीमतों में लगातार वृद्धि देखने को मिली, भाई सब्जियों की, टमाटर की, आलू की, सभी सब्जियों की कीमत बढ़ी हुई दिखाई दी। उसके कारण क्या थे? तो टमाटर के पीछे कुछ अलग कारण थे, उसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, वो देख लीजिएगा। अब इसके कारण से फूड इन्फ्लेशन ऑल्सो इंक्रीज टू 4.49%। इसके कारण खाद्यान्न मुद्रास्फीति भी 4.49% बढ़ गई, मतलब खाद्यान्नों की कीमत भी बढ़ गई है। अब सर खाद्यान्न, अब सीपीआई की अगर मैं बात करूं तो सीपीआई में बच्चा खाद्यान्न भी होते हैं, ईंधन भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, कपड़े भी इसमें इंक्लूड करे जाते हैं, शूज भी इसमें इंक्लूड करे जाते हैं।
लेकिन उपभोक्ता सबसे ज्यादा प्रभावित होता है खाद्यान्न से, इसीलिए खाद्यान्न के लिए बनाई गई है CFPI, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। क्या मतलब है? कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स में क्या किया जाता है, इस सूचकांक को भी वही NSO जारी करता है, बेस ईयर 2012 ही है। इसको हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता खाद्यान्न मूल्य सूचकांक, खाद्यान्न मूल्य सूचकांक इसे बोलते हैं। भाई इसमें क्या देखा जाता है कि उपभोक्ता जो कंज्यूम कर रहा है, जिन फूड्स को कंज्यूम कर रहा है, जो खा रहा है, जैसे तेल यूज कर रहा है खाने में, वो फल यूज कर रहा है, सब्जियां यूज कर रहा है वो खाने में, तो उनमें कीमत में बदलाव आया, कीमत में वृद्धि आई, महंगाई को ये मापता है। इसमें आपको लिख रखा है कि कंज्यूमर प्राइस फूड प्राइस इंडेक्स मेजर्स चेंजेस इन द रिटेल प्राइसेस ऑफ द फूड आइटम्स। याद रखना, खाद्यान्नों की जो खुदरा कीमत होती है उसमें मुद्रास्फीति को यह मापता है। कंज्यूम बाय ए डिफाइंड पॉपुलेशन ग्रुप इन ए गिवन ईयर रेफरेंस टू ए बेस ईयर। इसमें कौन कौन से फूड शामिल किए जाते हैं? तो फूड ग्रुप इसमें शामिल है वो है दाल एवं दलहन, मीट एवं फिश, एग अंडे, मिल्क दूध एवं उसके उत्पाद, ऑयल एंड फैट तेल, फ्रूट्स फल, वेजिटेबल सब्जियां, पल्स दालें, शुगर एंड कन्फेक्शनरी, मीठा, स्पाइसेस मसाले। ये 10 यहां पर मेजर ग्रुप इसमें शामिल किए जाते हैं। इन्फ्लेशन देखा जाता है कि भाई इनमें कितनी चेंज आया। हम न्यूज क्या थी इसकी कि CFPI जो है जंप टू 4.49%। CFPI जो था वो 4.49% हो गया इन जून कंपेयर टू 2.43% इन मई मंथ, एंड मई के महीने में ये 2.43% था और जून के पिछले साल जून में ये 7.75% था सर। तो इसका मतलब पिछले साल की तुलना में तो इतनी ज्यादा महंगाई नहीं है, लेकिन पिछले मई के महीने से जून में ये एकदम से महंगाई देखी गई। उसका कारण, सबसे प्रमुख कारण है सर सब्जियों की कीमतों में वृद्धि, सब्जियों की कीमत में वृद्धि हुई है। अब सर इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ रहा है, ये बेसिकली प्रभाव को दर्शाता है, ये दिखाता है कि बाजार में जो उपभोक्ता डेली जाता है, अपना खर्चा अपने खाने की चीजें लेकर आता है और वो बाकी चीजों पे खर्च करता है, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है, वो बाकी सारे सामान पर खर्च करता है पैसा, तो उसको कितना ज्यादा देना पड़ रहा है, वो कितना प्रभावित है। इसीलिए मैंने कहा क्या चीजें होने वाली है महंगी। भाई महंगी चीजें हो गई, उसे इसने माप दिया। इसका प्रभाव इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा? इकोनॉमी पर प्रभाव यह पड़ता है कि जब जरूरत से ज्यादा चीजें कीमत महंगा हो जाएगा, तब प्रभाव यह पड़ता है कि लोग कम डिजायर करने लगते हैं, लोग कम खर्च करने लगते हैं। कम खर्च करने लगेंगे, वस्तुओं की मांग कम होगी, उत्पादन कम होगा, रोजगार कम हो जाएगा। एक तो डायरेक्ट लिंकेज ये है। दूसरा लिंकेज हम यह समझ सकते हैं कि भाई जब महंगाई होगी तो अफोर्डेबिलिटी नहीं रहेगी, लोग अपने जीवन यापन करने के लिए जो उन्हें मूल चीजें चाहिए उनसे भी वंचित रह जाएंगे, तो लोगों का जीवन स्तर भी निम्न रह जाता है। तीसरी चीज, भाई जब जरूरत से ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है तो उसके अंदर उत्पादन कम होता है, निर्माण की गतिविधियां कम होती हैं, तो जो फाइनली जो प्रोड्यूसर था, जो उत्पादक था, उसे भी कम पैसा मिलता है। उत्पादक को कम पैसा मिलेगा तो वो आगे उत्पादन करने के लिए उसे प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। और क्या बातें हो सकती हैं? और चीजें महंगी होने के कारण यह भी हो सकता है कि भाई महंगे हो जाने के डर से लोग स्टॉक करने लग जाएं, कीमत और ज्यादा बढ़ जाए। तो यहां पर सरकार का या मौद्रिक नीति का, आरबीआई के अंतर्गत मौद्रिक नीति समिति का कार्य होगा कि इसे वापस से कम किया जाए। कम कैसे किया जाता है उसके लिए बाकी एक और वीडियो मैं बना दूंगा। अब हम समझते हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सर CPI कौन कैलकुलेट करता है? तो कंज्यूमर प्राइस इज कैलकुलेटेड बाय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। CFPI कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स कौन कैलकुलेट करता है? ये भी NSO कैलकुलेट करता है सर। NSO किसके अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी किसे टारगेट करती है? तो याद रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी में टारगेट जो होता है वो होता है CPI। इसीलिए CPI को हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं, हेडलाइन मुद्रास्फीति भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, हेडलाइन इन्फ्लेशन टारगेट आरबीआई कितना करता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन का टारगेट, आरबीआई का जो टारगेट होता है वो होता है 4%। लेकिन इसमें अपर रिलैक्सेशन कितना है? +2%, लोअर रिलैक्सेशन कितना है? -2%। मतलब अपर बैंडविड्थ होती है 6% अधिकतम
और 2% न्यूनतम टारगेट करता है 4%। ऐसा ही क्वेश्चन आपको राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिम्स के अंदर देखने को मिला था और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसएससी में, पीसीएस जैसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा अभी हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करी, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन कैलकुलेट करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है वह विभाग, वह डब्ल्यूपीआई थोक मूल्य सूचकांक कैलकुलेट करता है, जो कि थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को मापता है। ये उपभोक्ता स्तर पर वस्तुओं के मूल्य में हुई वृद्धि को मापता है। तो ये आपके लिए एग्जाम के हिसाब से ये की पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको हमने बता दिया कि भाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ने से महंगाई धीरे धीरे इसी तरीके से अगर बढ़ती रही तो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो ऐसे में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम यह होगा कि इसे कंट्रोल किया जाए। देखना होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट में क्या बदलाव लाती है और मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव टूल्स में कोई बदलाव लाती है क्या। चलिए इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से अलविदा। मिलते हैं अगले किसी और सेशन में और भी दमदार किसी बात को बताने के लिए। अगर आपको लगता है कि सर मुझे ये चीज भी समझनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ये लेक्चर कैसा लगा। मिलता हूं मैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।